हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आप लोग डेली क्लासेस देख रहे हैं, मुझे पता है। लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी पर आप लोग क्लासेस देख रहे हैं, मैम का सपोर्ट भी कर रहे हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैम भी डेली क्लासेस आपके लिए लेकर आ रही हैं। ठीक है, चलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको क्लास नहीं मिल पाएगी। सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको डेली क्लासेस अपडेट होती रहेंगी। डेली क्लासेस जो भी होंगी आपको मिलती रहेंगी एनसीईआरटी से। हमने चैप्टर 3 में क्लास 7 का जो चैप्टर 3 चल रहा है, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। तो दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक हमने बहुत कितना कुछ पढ़ लिया है। आइए हम चर्चा करते हैं, फिर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए हमने पढ़ा था दिल्ली के शासक और उनका जो समय रहा है वो भी हमने पढ़ लिया है। सुल्तानों के अधीन दिल्ली और किस तरीके से इनकी प्रशासन व्यवस्था थी वो भी हमने पढ़ लिया है। हमने इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा देखा और उनकी बेटी रजिया के बारे में भी कुछ पढ़ा। और उसके बाद हमने खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत जो प्रशासन में जो क्या चेंजेस मिले हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि खिलजी और तुगलक वंश में खराज लगाया गया था, जो किसानों पर लगाया गया था। किसानों पर 50% लगता था, फसल की उपज का 50% खराज लगता था। खराज क्या है? खराज एक कृषि कर है, राइट। उसमें हमने ये भी पढ़ा था, जैसे कि जकात कर भी पढ़ा हमने, जजिया कर भी पढ़ा। जकात कर जो होता है वो धार्मिक कर होता है जो मुसलमानों पर लगाया जाता है, और जो जजिया कर होता है वो गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता है। इसी तरीके से जो एक खोम्स कर के बारे में हमने पढ़ा था, वो युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर था। ठीक है, ये 3-4 कर थे जो हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, राइट। और किस तरीके से किलेबंदी की गई थी, क्यों की गई थी, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे, आगे की तरफ चलते हैं। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। इस चैप्टर में बताया गया है 12वीं से 15वीं शताब्दी के बारे में, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट उससे आगे हम पढ़ेंगे 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत, राइट। चलिए देखते हैं कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत में क्या चेंजेस हुए, क्या शासन व्यवस्था रही। हम इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं तुगलक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, मोहम्मद तुगलक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, और खिलजी वंश के बारे में, तुगलक और खिलजी वंश के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है इस चैप्टर में, 12वीं से 15वीं शताब्दी में। बाकी जो हमारे शासक हैं, तुर्की हो गए, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे जैसे एनसीईआरटी में चैप्टर्स आएगा, जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे हम वैसे पढ़ेंगे, क्योंकि हम एक साथ सबको लेकर नहीं चल सकते हैं। अगर मैं सारी हिस्ट्री को लेकर इसमें घोच घोच कर दूंगी तो समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चंस आप नहीं बना पाएंगे। और एनसीईआरटी पढ़ने का जो तरीका है बहुत ईजिली वे में बताती हूँ मैं, राइट। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। कालका वन को और फिर से देखें, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? तुगलक वंश के 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में हमने तुगलक वंश और खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था। इसमें ये बताया जा रहा है कि तुगलक और खिलजी वंश के बाद में हम पढ़ेंगे सैयद तथा लोधी वंश के बारे में। 1526 की बात की जा रही है, किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके बारे में पढ़ेंगे, शय तथा लोधी वंश के राज्य हुए। ये है ना, एक मिनट मैं इसको सही कर देती हूँ थोड़ा सा। शय तथा लोधी वंश के बारे में, ठीक है। तो शय तथा लोधी वंश जो आते हैं वो तुगलक वंश और खिलजी वंश के बाद आते हैं। 1526 में देखने को मिलते हैं इनकी शासन व्यवस्था, जो कि दिल्ली तथा आगरा पर इनका राज्य रहा। शय तथा लोधी वंशों का कहाँ पर राज्य रहा? दिल्ली तथा आगरा पर इनका शासन रहा। अब आगे हम देखते हैं, तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात गुजरात राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर, जब लोधी वंश और शयद वंश का जो शासन हुआ दिल्ली तथा आगरा पर 1526 में, तब क्या देखा गया? तब तक जौनपुर, यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चंस आगे बनेंगे, यहाँ से ही क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे से, ठीक है, राइट। तो जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान
तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। मतलब तब तक क्या हुआ था, स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे, कहाँ के, जौनपुर के, बंगाल के, मालवा के, गुजरात के, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत के। ठीक है, चलिए क्या हुआ था, ये क्या खड़े उठे मतलब क्यों खड़े हुए थे, मतलब इनकी शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन देखे गए थे जिससे ये शक्तिशाली हुए थे। ठीक है, उनकी राजधानी समृद्धि क्या थी, उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज फल फूल रही थी। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। कहने की बात है, जब लोधी और सैयद वंश देखे गए, जब तुर्की और तुगलक वंश के बाद सैयद और लोधी वंश देखे गए 1526 में, जब दिल्ली और आगरा पर उनका शासन रहा, तो वहां पर जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत में भी शासकों को देखा गया कि कौन कौन से यहाँ पर शासक बने। कहने का मतलब ये है, इनकी राजधानी बहुत समृद्ध थी, फल फूल रहे थे, और इसी के साथ साथ इसी समय में 1526 के ही आसपास अफगान तथा राजपूत शासक भी समूह भी उभरे थे। कौन उभरे थे, अफगान तथा राजपूत शासक भी उभरे थे। क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि अफगान तथा राजपूत जैसे शासक समूह कब उभरे थे, और आपको डेट दे दी जाएगी, उसमें बताया जाएगा कब, 1526 ईस्वी में। ठीक है, तो इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे, और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। क्या, उनका शासन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। अब बात आती है शेर शाह सूर। क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से देख ली, ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। शेर शाह सूर जिनका शासन काल रहा 1540 और 1545, यानी कि 1526 के बाद। ठीक है, ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का जो समय रहा वो क्या रहा, 1540 और 1545 के बीच में रहा। अभी जो मैंने ऊपर चार्ट दिखाया था उसमें शेरशाह सूरी के बारे में नहीं बताया गया था, क्योंकि ये बीच में टपक गए थे। बीच में इनका थोड़ा सा समय रहा था 1540 से 1545 के बीच में शेरशाह सूरी का, और कहाँ रहा था, बिहार में। इन्होंने क्या किया था, अपने चाचा के एक छोटा सा इलाका था, उसके प्रबंधक के रूप में इन्होंने मैनेजमेंट के रूप में काम किया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी कहाँ संबंधित है, बिहार से। ठीक है, और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त किया। मतलब हुमायूं को किसने परास्त किया, शेरशाह सूरी ने। अब जो शेरशाह सूरी का जो समय था 1540 और 1545, अब जो हुमायूं का जो शासन साल काल रहा, मुगल सम्राट हुमायूं, मुगल सम्राट है ना हुमायूं, ये सब आते हैं तुर्की वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, इन सब के बाद मुगल सम्राट आता है। उसमें आपका जो शासक देखा जाता है हुमायूं। तो हुमायूं का जो शासन काल रहा 1503 1540, फिर दोबारा में इन्होंने शासन किया 1555 और 1556। यहाँ पर ये इस तरीके से दो डेट दी गई हैं। तो शेरशाह सूरी जो प्रबंधक था, मैनेजमेंट संभाल रहा था बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके में, तो वो धीरे धीरे ना इतना उन्नति उसने प्राप्त कर ली थी शेरशाह सूरी ने, कि मुगल सम्राट जब भारत आया तो मुगल सम्राट हुमायूं तक को उसने चुनौती दे दी और परास्त कर दिया, यानी कि हरा दिया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। कहने का मतलब है, जब मुगल सम्राट हुमायूं जब दिल्ली पर शासन कर रहा था, तब शेरशाह सूरी का भी शासनकाल बिहार में था। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया, सम्राट हुमायूं को भी हरा दिया, परास्त कर दिया, और स्वयं दिल्ली पर राज किया, यानी कि दिल्ली पर अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष यानी कि 1540 और 1555 तक शासन किया। शेरशाह सूरी ने कब शासन किया, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, शेरशाह सूरी का ही सूरवंश होता है, तो सूरवंश से ही संबंधित है शेरशाह सूरी। तो सूरवंश ने दिल्ली पर जो शासन किया वो 15 वर्ष तक किया, हुमायूं के बीच में, हुमायूं के बाद में। ठीक है, हुमायूं को परास्त करने के बाद। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर ये लिखा हुआ ना, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। कहने का मतलब इसका ये है कि जब इसने दिल्ली पर शासन किया, शेरशाह सूरी ने जब हराया, मुगल सम्राट को हरा दिया। ठीक है, और मुगल सम्राट को हराने के बाद
वहां पर उससे पहले किसका शासन था? अलाउद्दीन खिलजी का। मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो प्रशासन व्यवस्था थी, उस समय क्या था? कर लगाए गए थे, कृषि पे कर लगाए गए थे, खराज कर लगाया गया था कृषि पे, जो किसानों की उपज का 50% था, है ना, जजिया कर लगाया गया था। इस तरीके से आपका ये जकात लगाया गया था, खुम्स था, तो कई कर थे। तो और भी शासन व्यवस्था थी। तो इसने जब शेषासुर ने जब दिल्ली पर शासन किया, तो अलाउद्दीन खिलजी की जो प्रशासन व्यवस्था थी पहले से, उसको अपनाया इसने। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, शेरशाह सूरी ने किसकी तरीकों को अपनाकर वहां के प्रशासन को, दिल्ली के प्रशासन को चुस्त बनाया था? कहने का मतलब अलाउद्दीन खिलजी वाले तरीकों को अपनाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। अब बात आती है महान महान सम्राट अकबर, जिसका शासनकाल रहता है 1526 से 1605। यानी कि बाबर होता है, फिर हुमायूं आता है, और हुमायूं के बाद फिर आता है उसका बेटा अकबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए देखिए कैसे सीक्वेंस में चल रहा है, और बीच बीच में शेरशाह सूरी चल रहा है। ठीक है, तो महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया, तो उसने अपने वर्तमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। पहले जो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, दिल्ली पर अपना शासन व्यवस्था अपनाई, दिल्ली पर शासन किया, दिल्ली पर शासन किया, तो फिर उसने जो पहले से चली आ रही थी प्रशासन व्यवस्था दिल्ली की, तो अलाउद्दीन खिलजी वाले तरीकों को अपनाया शेरशाह सूरी ने। ये क्वेश्चन बनता है, शेरशाह सूरी ने किसके तरीकों को अपनाया था? अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को। फिर उसके बाद हुमायूं का बेटा आता है अकबर, जिसका शासनकाल होता है 1556 से लेकर 1605। जब अकबर आता है, तो अकबर ने भी क्या करा? मुगल साम्राज्य को समेकित करके उसने फिर सम्राट अकबर ने शेरशाह सूर की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासन व्यवस्था को किसने अपनाया? शेरशाह सूर ने। और फिर शेरशाह सूर की इस प्रशासन व्यवस्था को किसने अपनाया? सम्राट अकबर ने अपनाया। देखो यहाँ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ के निकल जाते हो, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए 20 शब्द भी दे रखे हैं। हमने इसके बारे में पढ़ा था, एकता के बारे में, तारिक के बारे में जो कवि होते हैं, गैरिसन के बारे में, मंगोल के बारे में, है ना, और फिर लिंग के बारे में, और खराज के बारे में हमने ये पढ़ा इस चैप्टर में। यहाँ से ये जो 20 शब्द दे रखे हैं ना, ये पॉइंट दे रखे हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये देखो जो एकता है, एकता के बारे में मैंने आपको बताया था, जो मतलब वहां पर जो प्रांत होते थे, तो प्रांतों को क्या बोला जाता था? एकता बोला जाता था। प्रांतों को संभालने वाले को क्या बोला जाता था? एकताधारी बोला जाता था, अधिकारी को, है। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। क्या बोला जाता था? इक्तादारी किसको बोला जाता था? प्रशासन के अधिकारियों को, जो प्रशासन देखते थे उनको इक्तादारी कहा जाता था। जो वहां के प्रांत थे उनको इक्ता बोला जाता था, है ना। तो इस तरीके से मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया आज आपके, यानी कि क्लास 7 का चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, इसमें मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। जिसने भी क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लीज प्ले लिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो प्ले लिस्ट देख लें आप लोग। मैं किसी भी चैप्टर को एक बार में नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि आपको अगर एक बार में मैं पढ़ाऊंगी तो सही से समझ में नहीं आएगा। चैप्टर वाइज को मैं पार्ट वाइज लेकर आती हूँ, मेरे लिए भी इजी रहता है और आपके लिए भी इजी रहता है, क्योंकि मेरे पास अभी इतनी फैसिलिटी नहीं है कि एक बार चैप्टर को लेकर मैं आपको फेस टू फेस पढ़ा सकूं। तो प्लीज मैम का सपोर्ट करें और क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी शेयर करें, और उन सबको भी मेरी क्लास मिल सके, जिससे कि वो भी एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क तैयारी इस लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी चैनल से कर सकें। तो इस तरीके से आज हमारा जो चैप्टर 3 था वो कंप्लीट हुआ। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। मैं ये कहती हूँ, जो भी आपका लक्ष्य हो, एम हो, वो आपका पूरा हो, जो आपने सोच लिया है वो पूरा हो, और मुझे बहुत खुशी होगी। और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप लगे रहिए, जो चीज आपने ठान ली है वो चीज आपकी एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि अगर आपने सही से पढ़ाई की है, आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, मतलब मेरे चैनल पे तो इतिहास से ही रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उन सबके लिए प्रे करूंगी कि वो लोग अच्छे से क्लास को देखें डेली, जिससे कि उनका एनसीईआरटी बेस अच्छा होता है,
और इसमें क्या होता है ना, एग्जाम जब आप देने जाएंगे इतिहास का, जैसे पीजीटी इतिहास हो गया, डीएसएसबी इतिहास हो गया है ना, केबीएस में हो गया इतिहास, सीटेट पेपर 2 में 15 नंबर का इतिहास आता है वो हो गया। हर मतलब एवरी ईयर, मतलब साल में 2 बार एग्जाम आता है सीटेट का। यूजीसी नेट हो गया, यूजीसी नेट में इतिहास से जो तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए, इन सब लोगों के लिए आपके लिए एनसीईआरटी मस्ट है पढ़ना। जब तक एनसीईआरटी नहीं आप पढ़ेंगे ना, आपके समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब पहले जैसा रिकॉर्ड नहीं रहा है कि आपने एमसीक्यू लगा लिया ऑनलाइन और पीवाईक्यू देख लिया और आप चले गए पेपर देने, ऐसा नहीं है। जब तक आप चैप्टर्स को, आप पैटर्न बहुत कुछ चेंज होने लगा चैप्टर को, जब तक आप अंडरस्टैंडिंग नहीं बिठाएंगे, चैप्टर को रिलेट नहीं करेंगे, चैप्टर को लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते हैं। देखिए मैं मोटिवेट भी करती हूँ पढ़ाने के साथ साथ, ठीक है, तो मैं जब आपको मोटिवेट कर रही हूँ तो आपको भी, आपका भी फर्ज बनता है कि मैम को मोटिवेट करें। और मैम के लिए मोटिवेशन यही है कि प्लीज क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि आने वाली सभी क्लासेस आपको मिलती रहें। और एक बात और भी है इसके साथ साथ, देखिए मैं क्लास वाइज आपके चैप्टर वाइज पढ़ा रही हूँ, आपको लाइन टू लाइन चैप्टर वाइज पढ़ा रही हूँ। और इसी के साथ साथ मैं आपके लिए, मैंने शुरू कर दिया है कल से चैप्टर वाइज नोट्स भी पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो प्लीज नोट्स की भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जो बच्चे नहीं देख रहे हैं चैप्टर वाइज नोट्स भी देखें आप। देखिए मैं कितना कुछ कर रही हूँ। चैप्टर वाइज नोट्स कंप्लीट कराने के बाद 6 to 12 तक मैं कंप्लीट कराऊंगी चैप्टर वाइज। पहले मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगी, इसके साथ साथ मैं नोट्स भी पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद मैं इससे ही रिलेटेड आपके लिए एमसीक्यू लेकर आऊंगी, उसके बाद में पीवाईक्यू कराऊंगी। देखिए कितना अच्छा बेस कर दूंगी मैं एनसीईआरटी का आपका। आप टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ते रहिए, बस मैम का सपोर्ट करते रहिए और मैं भी आप लोगों का सपोर्ट करती रहूंगी। बिल्कुल निशुल्क तैयारी करवाती हूँ, कोई भी इसमें कोई चार्जेस नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशंस। कल मिलेंगे इसी समय। बाय बाय, टेक केयर।